आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज YouTube चैनल के माध्यम से अपने कॉलोनियल डिबेट्स के पार्ट 2 वीडियो में एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हम फिर से कॉलोनियल डिबेट्स पे चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी कॉलोनियल डिबेट्स पे इससे पार्ट 1 पहले आप लेक्चर देखे होंगे, उसके थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हुए फिर से हम बात करेंगे कि कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। जैसे अगर कि आपसे पूछा जाए, स्टूडेंट का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि कॉलोनियल डिबेट जैसे आप डिस्कशन के रूप में यहाँ पे समझें। एक टॉपिक हम रख दिए, लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति, और उसमें अगर कि ग्रुप में अगर कि बच्चों को हम बांट के आपस में उसका 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव बातें हम यहाँ पे करेंगे, या फिर एक और जैसे 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव का बात करेंगे। जैसे सबसे पहले एक ग्रुप 2 पॉजिटिव लैंग्वेज पॉलिसी का बात करता है। नंबर फर्स्ट, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। दूसरा, मातृभाषा अधिक लोग बोलते हैं इसलिए स्कूल का शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ये एक ग्रुप का हुआ। अब दूसरे ग्रुप बी ये बात करते हैं कि चूंकि आज हमको इंटरनेशनल लैंग्वेज की ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए बच्चे को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाए। दूसरा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। 2 पॉजिटिव चीज आ गया। अब निगेटिव में बात करते हैं। एक ग्रुप बताता है कि जब आप बच्चे को हिंदी माध्यम से शिक्षा देते हैं तो बच्चे पिछड़ जाते हैं। दूसरा, हिंदी माध्यम से शिक्षा देने के बाद बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये एक ग्रुप का निगेटिव पॉइंट है। उसी तरह से बी का 2 निगेटिव पॉइंट है, इंग्लिश टफ लैंग्वेज है और सभी लोग इसको अच्छे से नहीं जान पाते हैं। तो कहने का मतलब कि इस तरह का जब हम डिबेट्स कराते हैं, ये तो हम एक बच्चों के बीच डिबेट्स का बात कर रहे हैं, लेकिन यही डिबेट्स आपका जो गवर्नमेंट का पॉलिसी बनता है, तो इसी डिबेट्स के माध्यम से गवर्नमेंट में आगे क्या होगा, कमेटी का रिकमेंडेशन होता है और कौन सी भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए, ये डिबेट्स के ही माध्यम से होता है। आज हम बात करते हैं, जैसे जब संविधान बना था तो उस समय बात कही गई थी कि हम आने वाले 10 साल में सारा चीज मातृभाषा में करेंगे और धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का त्याग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका जस्ट विपरीत। आने वाले समय में हम धीरे धीरे हिंदी भाषा का त्याग करना शुरू कर दिए और अंग्रेजी भाषा को अपनाने लगे। कहने का मतलब, जैसे आप किसी भी तरह के जैसे टॉप 10 लैंग्वेज का बात करते हैं, टॉप 10 कंट्री का बात करते हैं, जो कंट्री आज इतना डेवलप किया है, जैसे चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, जर्मनी, जापान, ये जितने भी कंट्री आज डेवलप किए हैं, आप एक प्रश्न सिर्फ पूछिए, क्या ये कंट्री अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को आत्मसात करके डेवलप किए हैं कि अपने भाषा को लेकर ही आज डेवलप किए हैं? तो आपको जवाब मिलेगा कि अपनी भाषा को लेकर ये कंट्री डेवलप किए हैं, अपनी भाषा को लेकर कंट्री डेवलप किए। जैसे आप टॉप 3 लैंग्वेज का जब बात करते हैं तो वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर फर्स्ट पे आता है चाइना का मदारनी लैंग्वेज, जिसको हम चाइनीज लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकेंड पे आता है इंग्लिश और थर्ड नंबर पे अपना हिंदी आता है।
तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं टॉप 3 लैंग्वेज में, आज चाइना अगर की इतना विकास किया है तो वो अपनी लैंग्वेज के माध्यम से ही विकास किया है। जैसे टॉप 3 लैंग्वेज कौन कौन सा हो गया, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, और कंट्री का भी नाम हम साथ में कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आज चाइना का कौन सा लैंग्वेज है, चाइना का कौन सा लैंग्वेज है, मंदारिनी या चाइनीज। इंग्लिश जनरली आप देखेंगे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ये सब कंट्री इंग्लिश बोली जाती है। उसी तरह से हिंदुस्तान या अपने इंडिया हिंदी, उसी तरह से स्पेनिश, अरबी, मालय, रसियन, बंगाली, ये लैंग्वेज आपको टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का बात यहाँ ये है कि आज हमको डिबेट्स के माध्यम से ही आप समझे हम किस भाषा में ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, हम किस भाषा में ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज जैसे बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपनी भाषा में हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ पे हम भारतीयों में या यहाँ जो कंडीशन खड़ा हुआ है, आप अगर कि हिंदी नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ से छांटने का प्रोसेस, जैसे भारत में क्या हुआ, 2 वर्ग के लोग बट गए, आपस में 2 वर्ग के लोग बट गए। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग 3 से 4% लोग अंग्रेजी माध्यम को बोलते थे, समझते थे, बाकी 97% लोग मातृभाषा को समझते थे या रीजनल लैंग्वेज को समझते थे, बोलते थे, जानते थे। लेकिन हमने क्या किया, अपने देश के ऊपर ये मेरा मानना है कि अपने देश के ऊपर हमने एक भाषा को लादने का प्रयास किया। चलिए जैसे बात करते हैं, आज आप मैकाले पत्ती पढ़ते भी हैं, मैकाले ने ऐसा पॉलिसी बना दिया कि सिस्टम में वही लोग पहुंचेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं, वही लोग सिस्टम में पहुंचेंगे। और वो लोग अगर कि सिस्टम में पहुंचेंगे तो चूंकि जो अंग्रेज, एक कंसेप्ट भी था उनका कि हम ऐसा सर्वेंट बनाना चाहते हैं जो देखने में इंडियन लगे लेकिन अंतरात्मा से अंग्रेज हो। तो वो जो बीज बोया गया वही बीज आज हम सभी भारतीय में हावी हो गया है। हम जब बात करते हैं कि हमने इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता दी और धीरे धीरे मातृभाषा को कम, और संविधान में भी ये बात कही गई थी कि आने वाले 10 साल में हम अपना सारा कार्य हिंदी माध्यम में करेंगे और धीरे धीरे इंग्लिश को छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ने का जो कंसेप्ट है वो आप देखेंगे, चाहे आप देख भी रहे हैं कि हिंदी को छोड़ते गए और इंग्लिश को हम पकड़ते गए। तो आज हिंदी की भाषा के बारे में बोला जाता है कि भारत में यह संपर्क भाषा के रूप में, जैसे कि एक और आपको हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। 2012 से पहले एक यूपीएससी में अंग्रेजी माध्यम के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन हिंदी माध्यम बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता था। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे जुड़े रहते थे उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता था। लेकिन आज के समय में जब से पेपर सीसेट लागू किया गया है, आज ऐसे लोगों को सिलेक्शन किया जा रहा है जो भारत को जानते भी नहीं हैं और भारत का विकास करने चले हैं। आप एसी रूम में बैठ के और बात कर रहे हैं कि नहीं हम जा रहे हैं भारत का विकास करने। आज जितनी भी पॉलिसी बनती है, जितने भी पॉलिसी अब लैंग्वेज से हो या एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी पॉलिसी बन रहे हैं वो रियलिटी में नहीं बन पा रहे हैं। कुछ बन भी रहे हैं, लेकिन आप जनरली देखेंगे तो सीसेट पेपर का जब से विवाद शुरू हुआ और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, चूँकि आज भी आप चूँकि भारत में 60 से 70% लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हैं, और आप जनरली ये देखेंगे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में अभी भी
अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बहुत कम है, और है भी तो किसी तरह से वो चल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आज चाइना हो, अमेरिका हो, या कोई भी कंट्री हो, आप अपने भाषा को अधिक बढ़ावा दें। और 3% वाले लोग ने क्या किया कि अपने आप को जैसे दो वर्ग में लोग बट गए, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। उसी तरह से आज स्थिति ये है कि हम लोग दो वर्गों में बटे हैं भाषा में भी। एक हिंदी भाषा के रूप में भी बात कर रहे हैं, एक अंग्रेजी भाषा का भी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आज हमको अगर कि डेवलप अपने आप को करना है, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमको बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में जो शिक्षा देना है वो किस माध्यम से हम दें। आज एक आप माध्यम चला रहे हैं सीबीएसई, बच्चे को इंग्लिश माध्यम में या अंग्रेजी मीडियम में आप शिक्षा दे रहे हैं, एक हिंदी माध्यम में शिक्षा दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब आपको जो भी करना है, आपका एक पॉलिसी होना चाहिए। आप बच्चे को सिखाइए, जो जितने लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं आप सिखा सकते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा लैंग्वेज सिखाना होगा कि आप वहाँ पे बच्चे का मानसिक विकास हो सके। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? स्कूलों में जाके जब कॉलोनियल डिबेट्स आप करेंगे, तब जाके ये कंसेप्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि हमको बच्चे को किस माध्यम में एजुकेशन देना है। अब जैसे मुगल आए, इससे पहले भी हम बात कर चुके थे वैदिक कालीन, या जो भी हम बात किए वैदिक कालीन या आपका जैन बौद्धिस्ट दिल्ली सल्तनत या मुगल आए। अब मुगल का भाषा कौन सा हो? तो मुगल ने फारसी भाषा को चुना कि जो भी हम शिक्षा का माध्यम बनाएंगे वो फारसी भाषा में शिक्षा देंगे। उसी तरह से जब हम बात करते हैं कॉलोनियल डिबेट्स का, जैसे आप 1960 के आसपास में 3 लैंग्वेज फार्मूला का कंसेप्ट आया था, और ये कंसेप्ट अच्छा भी है, मानना भी चाहिए, और इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लागू भी करना चाहिए। जैसे बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन जो दे रहे हैं बच्चे को, वो आप रीजनल लैंग्वेज या मातृभाषा में दें। अगर कि बच्चा मातृभाषा नहीं समझ रहा है तो बच्चे को आप रीजनल लैंग्वेज में दें। बच्चा रीजनल लैंग्वेज नहीं समझ रहा है तब आप उनको मातृभाषा में दें। तो कहने का मतलब कि आप बच्चे को उनका विकास के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे कभी भी स्कूल में जाते हैं तो घर में एक लैंग्वेज जरूर वो सीखते हैं, जिसको घर में आप मदर टंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, कि घर का एक अपना लैंग्वेज होता है। स्कूल में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एक अलग अपना लैंग्वेज स्कूल का हो जा रहा है। बच्चे तो वहाँ ही कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि हम हिंदी जाने कि इंग्लिश जाने, और जो हिंदी जान रहे हैं, जो बच्चे हिंदी जान रहे हैं उनकी इंग्लिश वीक है, और जो बच्चे इंग्लिश जान रहे हैं उनका हिंदी वीक होते जा रहा है। तो कहने का मतलब कि हमको ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है छात्रों में, कि वो 3 लैंग्वेज फार्मूला पे काम करें, 3 लैंग्वेज फार्मूला को जाने समझें और उसमें सीखने का भी प्रयास करें, और उस पर जितना हो सके डिबेट्स हो। तो कहने का मतलब कि हम यहाँ पे कॉलोनियल डिबेट्स का जब बात करते हैं तो चूंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला एक अच्छा पहल है और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, और इसमें कॉलोनियल डिबेट्स कराते रहना चाहिए समय समय पर। और आने वाले, चूँकि देखिए जब आपके पास समस्या आता है तब उसका आप समाधान खोजते हैं, कोई प्रॉब्लम आने के बाद उसका सोल्यूशन आप खोजते हैं। जैसे आज भारत में आप देख रहे हैं लैंग्वेज पॉलिसीज के बारे में, क्यों नहीं गवर्नमेंट आने वाले 10 से 20 साल के बारे में सोच कर ऐसा पॉलिसी बनाए कि बच्चे को हमको किस भाषा में शिक्षा देना है। आप बच्चे को फ्रेंच सिखाइए, जर्मन सिखाइए या जापानी लैंग्वेज सिखाइए, कोई भी लैंग्वेज सिखाइए, लेकिन शिक्षा देने का माध्यम क्या हो, उनका मीडियम क्या हो। अब जैसे एक कंसेप्ट के तौर पे आप देखेंगे कि उत्तर भारत का और दक्षिण भारत में भाषा के रूप में एक विवाद होते रहता है। तो कहने का मतलब कि आज
जो भाषा का विवाद बनते जा रहा है उसको सोल्यूशन भी हमको करते रहना है कि वो भाषा का विवाद ना बने। अगर कि साउथ के लोग अच्छे अंग्रेजी जानते हैं तो उसका हमको पॉजिटिव लेना है। क्यों ना हम कुछ ऐसे टीचर को रिक्रूट करें कि नॉर्थ या उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, और कुछ विद्यालय में ऐसे होते भी हैं, जैसे आप एनवीएस में देखेंगे, केवीएस में देखेंगे कि इस तरह के तो टीचर मिलते हैं। लेकिन जब स्टेट बोर्ड का बात आता है तो स्टेट बोर्ड का बात में आप देखेंगे कि स्टेट बोर्ड वाले बच्चे यहाँ भी पिछड़ जाते हैं कि उनको इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, जो यहाँ का टीचर है, और यहाँ का टीचर का इंग्लिश जितना जानता है वो पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है तो इस तरह के भी आगे कंसेप्ट लाना चाहिए और ऐसे चीज करना चाहिए। और चूंकि हिंदी मदर टंग लैंग्वेज है, मातृभाषा है, इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और आने वाले समय में इस भाषा को बढ़ावा भी देना चाहिए। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 364 दिन भूल जाते हैं कि हिंदी को भी बढ़ावा देना है। एजुकेशन, बच्चे के सामने एक समस्या आ सकती है, बच्चे कहेंगे कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो भी लैंग्वेज में आपको उनको एजुकेशन देना है उस लैंग्वेज में उनको मटेरियल अवेलेबल कराना होगा। और ये जिम्मेवारी किसके ऊपर बनती है? टीचरों के ऊपर, कि वो लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल कराएं। आज हायर एजुकेशन में जब बात आती है लैंग्वेज पॉलिसी का, क्योंकि इसमें कॉलोनियल डिबेट्स में हायर एजुकेशन सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए जब कॉलोनियल डिबेट्स ऑन आवर स्कूल लैंग्वेज पॉलिसी दिया हुआ है कि आपके स्कूल में, तो स्कूल में क्या है यहाँ पे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इतना तक आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को जो कंसेप्ट उनका किया जाए वहाँ पे हिंदी माध्यम से या मातृभाषा या जो भी 3 लैंग्वेज फार्मूला आप करते हैं उस पर भी आप काम कर सकते हैं। अब जैसे कॉलोनियल डिबेट्स में किसी को इस टॉपिक पे कोई अगर कि कंफ्यूजन हो तो आप फीडबैक भी दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोले जा रहे हैं, आप वीडियो भगा भगा के भी देख लें, ऐसा नहीं। आपसे अपेक्षा है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर कि नहीं समझ में आ रहा है आप कांटेक्ट करें, और लाइक कम करें, डिसलाइक अधिक करें अगर कि आपको नहीं समझ में भी आ रहा है। तो कहने का मतलब कि हम यहाँ पे कॉलोनियल डिबेट्स जो भी कंट्री आज डेवलप किया है अपने लैंग्वेज को साथ में लेकर, अपने भाषा को साथ में लेकर वो कंट्री डेवलप किया है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो अपने भाषा को छोड़कर, आज अगर कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला है व्हाइट हाउस में। अभी कुछ दिन मतलब करेंट टॉपिक है, व्हाइट हाउस में भी पंडित जी को बुला के और वहाँ पे संस्कृत मंत्रोच्चार किया गया है। तो कहने का मतलब कि हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी प्रयास था कि जो यूएनओ में भाषण दिए थे वो हिंदी माध्यम में दिए थे। तो कहने का मतलब कि हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि क्यों ना हिंदी सभी लोग जाने, क्यों ना हिंदी सभी लोग जाने। लेकिन कहेंगे कि ये करना पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम प्रचार कर सकते हैं कि सभी लोग इंग्लिश जाने, वेस्टर्न चीज़ों को अपनाएं, लेकिन हम अपने अच्छे बातों को प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी कमी है और इस पे हमको फोकस करना होगा, और फोकस करके अपने भाषा को जितना हो सके मजबूत बनाना होगा। इसके लिए आपको तरीका अपनाना होगा। जैसे आप कह सकते हैं इसमें आपको नोट्स, मटेरियल या अच्छे लेखक की थोड़ी कमी है तो उसको भी अच्छा करना पड़ेगा, और बच्चे को 3 लैंग्वेज फार्मूला का कंसेप्ट देना चाहिए।
और जितना जल्दी हो सके इस पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला 1966 से 64 के आसपास का है, 1964 से 66 के आसपास का है, और लागू कब होने जा रहा है, कुछ दिन पहले से लागू हो रहा है। तो कहने का मतलब कि हमको जो काम करना है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला पे अच्छे से। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आप समझ जाइएगा। जैसे हमने सबसे पहले डिफाइन किया, अपने पहले वीडियो में क्या किया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में। सबसे पहला डिफाइन 3 लैंग्वेज फार्मूला हुआ था। उसका कंसेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे यूज किया जाए, उसका फंक्शन क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप वीडियो अगर की देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। और अपने पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में आप जब देखेंगे तो टॉपिक तुम क्लियर किया हुआ है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में कंसेप्ट दिया और उसमें सारा कंसेप्ट आपको क्लियर किया गया है। उसमें भी अगर कि उसमें एक ऐसा कंपाइल किया गया था कि ये पूरे टॉपिक को कवर कर ले। लेकिन फिर आगे वीडियो में आपको जब आप आगे आएंगे, चूंकि एक वीडियो में संभव नहीं है कि इतने सारे टॉपिक को एक साथ क्लियर किया जाए, तो जब हम आगे आए सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे 3 लैंग्वेज फार्मूला का भी 3 वीडियो दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान, और रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा पे 2 वीडियो है। उसमें भी आपको ये कंसेप्ट किया गया है कि क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हिंदी के मातृभाषा के लिए, तो वो भी आपको कंसेप्ट क्लियर किया गया है। उसके बाद कॉलोनियल डिबेट्स, कॉलोनियल डिबेट्स में आज पूरा एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा और एक अभी चल रहा है। तो कहने का मतलब कि किसी भी तरह के कंसेप्ट आपको अगर कि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसमें हमको कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके आप वीडियो को देखें, और वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आने वाले समय में हम और आगे अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध कराएं। और कॉलोनियल डिबेट्स पे भी अपने अनुसार कि जैसे लैंग्वेज का बात हो या किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप सिस्टमैटिक तरीके से बात करें, सिस्टमैटिक पैटर्न पे समझें, आपको दिक्कत नहीं होगा। और रह गई बात, जैसे इसमें किसी को और एक चीज़ और आप लोग फोकस करेंगे, कम से कम फीडबैक देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। और जब तक से फीडबैक नहीं देंगे पता नहीं चलेगा कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आप फीडबैक देंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपसे फिर बताया जाएगा, और आपका इस तरह से आप देखेंगे तो यूनिट 1 का कंप्लीट वीडियो आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। और इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो, तो आप मैसेज बॉक्स में, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के माध्यम से या नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। और इस पेपर में और एक चीज़ और आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप अपना असाइनमेंट भी क्लियर करते चलिएगा। असाइनमेंट भी आप लोग को दे दिया गया है, आपको बताया भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट का असाइनमेंट क्लियर भी हो गया है। तो कहने का मतलब कि आप एकदम नोट्स के हिसाब से और एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ अवेलेबल हो रहा है। अब इसमें अगर कि जैसे कुछ एक चीज़ और हम इसमें करना चाहेंगे, कॉलोनियल डिबेट्स में या पूरे 3 लैंग्वेज फार्मूला में आप देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। और फीडबैक टीचर का स्टूडेंट को फीडबैक का जब बात आता है तो क्लास में टीचर के डर से या फिर किसी और डर से आप फीडबैक नहीं दे पाते, लेकिन आप
चूँकि ऑनलाइन हम लोग जुड़े हुए हैं तो इस पे आप फीडबैक दे सकते हैं। क्या फीडबैक है, वीडियो का क्या फीडबैक रहा है, टॉपिक का क्या फीडबैक, तो आप फीडबैक जरूर दें और जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको दूर किया जाएगा और आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलते जाएगा, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात के साथ अपने इस वीडियो पार्ट 2 कॉलोनियल डिबेट्स का वीडियो समाप्त करते हैं।